गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। आप यहाँ यह चित्र देख रहे हैं पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र का। ये एक मानव के अंदर का चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि हृदय है और ढेर सारी वाहिकाएं हैं। ये लाल जो चल रहा है ये कहलाती है धमनी और ये ब्लू वाला जो चल रहा है वो कहलाती है शिरा। इन सब के बारे में आप देखेंगे कि कई सारे भागों में ये विभाजित होकर और फिर और पतली होकर केशिकाओं में परिणत होकर, तो धमनी की भी केशिकाएं होती हैं जिसे अंग्रेजी में हम लोग आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज के आर्टीरियोल्स और फिर कैपिलरीज। उसी तरह वेन के भी वेन्यूल्स जो पतले पतले हुए जा रहे हैं और फिर बाद में वो कैपिलरीज, हिंदी में उसे केशिकाएं कहते हैं, उसमें परिणत होकर यह रक्त जो हृदय में आकर के शुद्धिकरण होता है उसे बारी बारी से यह धमनी पहुंचाता है और फिर अशुद्ध खून को यह पुनः रक्त में शुद्धिकरण के लिए लाता है। इसे ये वेन्स पहुंचाते हैं। तो जहाँ जहाँ धमनियाँ होगी वहाँ वहाँ ये शिराएं होंगी, वेन्स होंगी। ये हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो ये एक मानव का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सब कुछ दर्शाया गया है और इसके बारे में ही आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने क्या सीखा कि रक्त तरल संयोजी ऊतक वो इसमें बहता है, एक बार शुद्ध होता है एक बार अशुद्ध होता है। और हृदय जो है वो पंपिंग ऑर्गन है, वह शुद्धिकरण रक्त क्या करने में उसकी भूमिका है। और इसके बाद जो है ये ब्लड और हृदय और सारी वाहिनियाँ, धमनियाँ और शिराएं और धमनियाँ अनेक भागों में विभक्त होकर केशिकाओं में परिणत हो जाती है। तो आर्टरीज इसे अंग्रेजी में कहते हैं, आर्टीरियोल्स और फिर कैपिलरीज। उसी तरह ये वेन्स कहते हैं इंग्लिश में, वेन्यूल्स और फिर वो कैपिलरीज। और उसमें आदान प्रदान रक्त में होता रहता है। जो इन सब बातों में तो हमारा समेशन, इसका पूरा सारांश निकल के आता है कि हमें पढ़ना है रक्त की बनावट, हृदय की बनावट और इनमें जो संचारित होता है रक्त वो किस प्रकार से होता है, सारे अंगों को कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। परिवहन तंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम परिवहन क्या है ये हम लोग को समझना है। तो पदार्थों का परिवहन हर कोशिका को होना जरूरी है जिसके द्वारा वह उपयोगी पदार्थ से अपना कोशिकीय सारे कार्य को करेंगे और उसके फलस्वरूप जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे उनको इसी परिवहन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा उसे उस स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा जहां से उनका उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होगा। तो यह पूरी जो कंप्लीट प्रक्रिया है वह परिवहन कहलाती है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि सारे उपयोगी पदार्थ जितना आवश्यक है कोशिका को वो सारा परिवहन के द्वारा ही पहुँचाता है। वहाँ उपयोगी पदार्थों की सारी क्रियाएं होती है, वो आवश्यकता कोशिका को जितनी होती है वो सब लेते हैं और इससे कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका के सारे कार्य संपादित होते हैं। और जो भी अनुपयोगी वेस्ट मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ है जो इस क्रियाओं के फलस्वरूप बनता है, वो सब उस स्थान पर पहुंचाए जाते हैं इसी परिवहन विधि से कि वहां से वह उत्सर्जित हो जाएंगे। यह कंप्लीट सभी जीवों में, पौधों में, सारे छोटे जीवों में और मनुष्य में, ये सब हम थोड़ा आपको एग्जाम्पल से सिखाएंगे। तो सर्वप्रथम आप पौधे के बारे में जानेंगे। पौधों में परिवहन कैसे होता है। आप लोग जानते हैं कि पौधों को हम लोग रोज़ पानी देते हैं और वह पेड़ जो छोटा मेरा पौधा होता है बढ़ते बढ़ते उसमें फूल फल लग के वो बड़ा सा हो जाता है। यह क्रिया कैसे होती है, इसे किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जाइलम वाहिकाएं, जो जटिल ऊतक हैं वह जाइलम वाहिकाएं हैं जो हमारे तना में
जड़ से ही लेकर, तना से लेकर पत्तियां, फूल, फल तक ये हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। यह जाइलम जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। पुराना पेड़ के तना में ये लगभग मृत हो जाता है, लेकिन ये बहुत सारा हार्टवुड जो होता है, पुराना लकड़ी, उसमें ये जमा बहुत सारी चीज़ों को करता है। और यह ऊपर की ओर ट्रांसपोर्टेशन करता है किस चीज़ का? जल का। तो जल में सारे मिट्टी में जो घुलनशील लवण है उन सब का यह संचलन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की बड़ी भूमिका है और ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ही यह नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। आप समझ सकते हैं कि पानी को ऊपर चढ़ाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो ये इसीलिए ये जो वेसल्स हैं ये काफ़ी वाहिकाएं स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, और नलिकाएं जो कि आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा जल को ऊपर तक खींच के ले जा सकती है और हर भाग को जल प्रदान करती है। जल में सारे घुलनशील लवण हैं, जितनी कोशिकाओं को आवश्यकता होती है उनके बढ़ने में, उनके फूलने फलने में, बीज बनने में, सारी क्रियाओं में वो सब जल के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट सीखे कि जाइलम वाहिकाएं जो हैं वो जल का संचलन नीचे से, जड़ से ऊपर तक करती है। अब आप एक दूसरी वाहिकाएं देख रहे हैं, फ्लोएम वाहिकाएं। इस सब का नाम आप लोग क्लास 9 में जब आप टिश्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। यह है कि पत्तियों में अधिक से अधिक आप जानते हैं हरा भाग है, तना सब में भी हरा भाग रहता है। वहाँ पर खाद्य का बनना होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया आप लोग को मालूम है, और उसके द्वारा ये फिर संचित होकर यहाँ बीच बीच में जो चलनी पट्टी, छानने वाला, एक जैसे हम लोग घर में आटा चालते हैं उस टाइप का बना रहता है, जिससे ये छन छन कर धीरे धीरे सभी भागों में, पौधे के हर भाग को यह भोजन अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहाँ ये पहुँचाते रहता है। आपने सीखा होगा कि बहुत सारे पेड़ में क्या है कि फूल लगा, बीज लगा, वो तो कॉमन है, लेकिन इसके अलावा कुछ में तना में ही भोजन का संचय हो गया, जैसे ईख है, आलू है, प्याज है। तो कभी जड़ के अंदर वो सब आलू प्याज होते हैं लेकिन वो सब तना है, या फिर मूली, गाजर, शलगम वगैरह हैं वो जड़ ही हैं, मूसला जड़ हैं, वो भोजन को संचित करके वो बन गए हैं एक तरह से फल एक्चुअली में। तो हम लोग वही भाग खाते हैं। तो पौधे का हम लोग बहुत सारा भाग खाते हैं और आप देखेंगे कि उसी भाग में खाद्य संचय हुआ है। तो इसीलिए खाद्य स्थानांतरण कहते हैं इसे हम। ये जैसा जैसा जिस जगह पर जिस पौधे में आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ वो खाद्य एक्युमुलेट होता है, और रिक्वायर्ड जितना कोशिकाओं को सारे कार्यों को संपादित करने के लिए होती है वहाँ वहाँ वो खाद्य पहुँचाता है। जैसे इन्फ्लोरेसेंस हो गया, पुष्पक्रम बना, अब कलिकाएं लगी, तो उस समय तेज़ी से बढ़ती है, तो वो कलिकाओं को ही भोजन जल्दी जल्दी वो पहुंचाने लगता है। तो ये इसलिए ये ऑल राउंड, ऊपर नीचे चारों तरफ ये धीरे धीरे छान छान कर भोजन को जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ पहुंचाते रहता है। ये है फ्लोएम वाहिका। ये इसमें साथ में कंपेनियन सेल्स हैं, आप देख रहे हैं, और ये सब जो है ये सब को हम लोग बोलते हैं चलनी पट, और इसमें से छानने की क्रिया, भोजन धीरे धीरे छन छन कर जिस जिस भाग में जाना होता है वहाँ वहाँ ये पहुँचते रहता है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जल के लिए और भोजन के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। आप देख रहे हैं यह मैंने एक बड़ा सा पेड़ बना दिया जिसमें आप अच्छा से देख सकते हैं जल का अवशोषण। एक बड़ा सा पेड़ बहुत दूर तक अपने जड़ का पूरा जाल बनाता है और बहुत लंबा चौड़ा बना लेता है और दूर दूर से जल को खींचने की क्षमता रखता है। और यह भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा, ये क्रिया भी मैंने आपको बताया, यह जल का अवशोषण करता है और फिर धीरे धीरे ये सारे भागों में पहुंच रहा है। दिन के समय
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज से हो रही है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वो बाय प्रोडक्ट है, जो अधिक जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहता है स्टोमेटा से या लेंटिसेल सबसे भी यह वाष्प निकलते रहता है, जिससे हम लोग पेड़ के नीचे जब बैठते हैं दिन के समय तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। अब यह एक मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म क्या है कि जलवाष्प निकलने से एक सक्शन प्रेशर यहाँ बिल्डअप होता है, जिसके कारण नीचे से और तेज़ी से पानी खींचने की क्रिया होने लगती है। तो दिन के समय जल का संचलन भी तेज हो जाता है और जलवाष्प भी निकलते रहता है, और ये सक्शन प्रेशर, इधर नीचे से ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये सब करके ये हम कह सकते हैं ये एसेंट ऑफ सैप, ये कैपिलरी एक्शंस है, एकदम फिजिकल एक्शंस है जो पौधे ये सारे कार्य को करते हैं। तो 3 काम हुआ, जाइलम से जल घुलनशील लवण को पहुंचाना, फ्लोएम में जो भोजन निर्माण हुआ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा उसे हर स्थान में पहुंचाना जहां जैसी आवश्यकता है, और वाष्पोत्सर्जन क्रिया होना, अधिक जल जो फोटोसिंथेसिस क्रिया में निकली है उससे थोड़ा सक्शन प्रेशर जो बिल्डअप होते रहता है उससे और तेज़ी से नीचे से जल रश करता है ऊपर की ओर। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और फोटोसिंथेसिस को इन्हांस करती है घुमा फिरा कर, कि यह और जल्दी नीचे से जल और लवण का घुलनशील का पत्तियों में पहुंचता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती रहती है, और वाष्प जो है जल वाष्प, अधिक जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहता है। यही हमारा पूरा सिस्टम है। तो पौधों में बहुत ही सिंपल है, चूँकि वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा बड़ा मैकेनिज़्म नहीं है। तो यह हम लोगों ने सीखा कि पौधों में सारे जल और मटेरियल, सबका जो आवश्यक मटेरियल्स हैं, तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व और मैक्रो, माइक्रो, श्लेष, मात्र, इन सारे तत्वों से ही हमें इतने पूरे तरह तरह के मटेरियल जो हम खाते हैं भोजन के रूप में, अन्न खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, सबका भाग कुछ ना कुछ, हमारा जड़ का भी भाग हम लोग खाते हैं। तो वेरियस फूड प्रोडक्ट्स हमें कैसे प्राप्त होता है, और इन सब में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जल का अवशोषण होकर अनेक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधों को पहुंचाया जाता है, और तभी ये तरह तरह के फूल, फल, बीज इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा पौधों में परिवहन है। अब हम लोग सीखेंगे कि सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव तक परिवहन तंत्र यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जल वगैरह को कैसे पहुंचाया जाता है ताकि कोशिकाएं आराम से कार्य कर सकें। इसमें मैंने आपको बताया था कि विसरण विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सूक्ष्म कोशिकाओं जो प्रोटोजोवंस है, माइक्रोब्स वगैरह हैं, उनमें देखा जाता है। बाद में धीरे धीरे जो जीवों का विकास हुआ तो उसमें इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे वो अपना प्राप्त करते हैं, परिवहन करते हैं, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं अपने कार्य को करने के लिए। अब हम लोग मैमेलिया वर्ग जो है उसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो हायर कॉर्डेट्स हम लोग कहते हैं। उसमें जो सबसे प्रथम है वो मछली है। उसका हार्ट जो है वो 2 चैम्बर ही है। वह गिल्स उसमें इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो गिल्स और गिल रेकर्ड्स हैं जो कि जल में घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं और अपने सिस्टम में अंदर करते हैं और परिवहन क्रिया आरंभ करते हैं। तो उनका हार्ट जो है वो बस 2 चैम्बर ही है। तो उसमें अशुद्ध खून और अशुद्ध खून का कोई अंतर नहीं है। उसके आगे हम लोग आते हैं एम्फीबिया वर्ग में, फ्रॉग में, रेप्टिलिया में। इन सब में देखते हैं कि अलिंद तो ऊपर वाला तो 2 भाग हो गया है, बट गया है, लेकिन नीचे वाला जो है वो एक ही है। यानी थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिलान, मिक्सअप होते रहता है उन सब में। अब ये बात आपको समझना है ये विज्ञान क्या है, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि हायर, उसके बाद जब आप देखते हैं पक्षी वर्ग और स्तनधारी जो है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल ही 4 चैम्बर्ड हार्ट है और अशुद्ध खून और शुद्ध खून का एकदम मिक्सिंग नहीं हो सकता है। अब इसका कारण क्या है?
तो हम लोग देख रहे हैं कि हायर कॉर्डेट्स जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हृदय का विकास जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि शुरू में जो जीव सब हैं वह जैसा तापमान होता है वातावरण का वैसा उनका शरीर का भी तापमान हो जाता है, तो उन्हें तापमान रेगुलेट नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए उनके लिए उतना ये आवश्यक नहीं है। लेकिन पक्षी वर्ग में और स्तनधारी मैमेलिया क्लास में हम लोग जाकर देखते हैं कि यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लगातार एफिशिएंसी, एक्चुअली एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए ताकि हमें लगातार हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखना, रेगुलेट रहना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए एफिशिएंट हार्ट का होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि स्तनधारी जो मैमेलिया वर्ग है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है और उनको एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, वो अशुद्ध खून अशुद्ध खून को बिल्कुल अलग रखते हैं और इससे वो तेज़ी से कार्य करते हैं। और क्योंकि हमें कांस्टेंट ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर को मेंटेन करने की, तो ये बड़ी बात है जो आप अभी सीखें कि जो छोटे छोटे जीव हैं इस आपके हायर कॉर्डेट्स में भी, उन्हें भी अपने वातावरण के अनुसार अपना शरीर का तापमान बदल लेते हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं होती। और जो उसके नीचे नॉन वर्टिब्रेट्स हैं उनका तब बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम स्तनधारी में आते हैं और पक्षी वर्ग में आते हैं तब हमें यह दिखाई पड़ता है। पक्षी तो और भी है, वो हायर टेम्परेचर मेंटेन करता है कॉन्स्टेंटली, तो इसके लिए वो दूसरे जगह चला जाता है। यह भी आप लोग सुने होंगे कि पक्षियों में बहुत ही बड़े स्केल पर जो है वह इमिग्रेशन करते हैं और माइग्रेशन करते हैं ताकि वो अपने तापमान को ठीक रख सकें। और जो स्तनधारी है जैसे सभी चौपाया जानवर, तो वह रेगुलेट करना उनको बहुत ही आवश्यक है। हम लोग स्वेट निकालते हैं और पसीना निकाल करके भी हम अपने आप को कूल डाउन करते हैं, और चूँकि हमको अपने तापमान को रेगुलेट रखना है तो इसमें हृदय की बहुत बड़ी भूमिका है और रक्त की भी। यह किस प्रकार से हमारे तापमान को, क्योंकि हम होम्योस्टैसिस हैं, नियत तापी हैं। अब हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम हृदय की बनावट देखेंगे। हम लोग एक मॉडल आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ, मैं लाई हूँ, और ये आप लोग देखेंगे कि इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ अलिंद है और नीचे जो है वह निलय है। ये ऑरिकल कहलाता है और इंग्लिश में, और ये वेंट्रिकल कहलाता है। ये 4 चैम्बर बना हुआ है जो दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद इसमें जो बायां साइड आप देख रहे हैं ये सब है, सॉरी ये दाहिना साइड जो है ये सब आप देख रहे हैं, इसमें अशुद्ध रक्त जा रहा है और बाद में ये शुद्धिकरण होकर ये आएगा यहाँ और लेफ्ट में आएगा, और तब ये अयोटा है लार्जेस्ट आर्टरी, जिसके द्वारा यह सारा रक्त जो शुद्ध रक्त है वो सारे भागों में जाता है। तो इसी मॉडल को आपको समझना है। मैं अब आपको इसका चित्र इसका वर्णन करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग आप चित्र की तरफ ध्यान दें। अब यह हमारा मानव हृदय है, इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। यह पसलियों के अंदर, मैंने श्वसन तंत्र में आपने देखा होगा कि दोनों लंस के बीच में ये छुपा हुआ है, और ये गहरे लाल रंग का ये मुट्ठी नुमा, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, मुट्ठी नुमा यह स्ट्रक्चर है। यह दोनों लंस इस पर ओवरलैपिंग करते रहते हैं, नीचे में भीतर में ये छुपा हुआ दिखाई पड़ता है। यह हमारा हृदय है। हृदय का काम है रक्त का शुद्धिकरण करना, सारे अशुद्ध रक्त को कलेक्ट कर लंस में ले जाना और लंस में फेफड़े में आदान प्रदान हो जाना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना, ऑक्सीजन का टेकअप हो जाना, रक्त का शुद्ध हो जाना, और फिर ये बाएं साइड में ये आ जाना। इन सारी बातों को अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये चैम्बर कितना है, 4। ऊपर वाले को कहते हैं ये राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद। एक एक पर हम ध्यान से आपको दिखा रहे हैं, आप देखिएगा। इधर है, इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं बायां अलिंद। क्या कहते हैं, बायां अलिंद। अब नीचे वाला देखिए
ये जो लंबा सा है ये कहलाता है राइट वेंट्रिकल। इधर है दाहिना और उधर है बायां। दाहिना में सभी अशुद्ध रक्त रहेंगे और बायां में सब शुद्ध रक्त रहेंगे। तो ये राइट वेंट्रिकल है इधर, और इधर है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो गया दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। यह थोड़ा लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ है और यह दीवार जो है वो ज़्यादा मोटी है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। या पसलियों के अंदर मैंने अभी बताया रहता है। ये जो मसल्स है ये कार्डियक मसल्स कहलाते हैं, यानी बहुत टफ मसल्स है जो जिंदगी भर यह फूलना, सटकना, संकुचन, शिथिलन जिसे कहते हैं वो होते रहता है। तो इसके लिए इसके मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और एक पेरिकार्डियम, एक बैग लाइक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर ये सुरक्षित है। मैंने ये थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया है। और इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि इसको लुब्रिकेशन, यानी जर्जर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, बूढ़ा लोग का हो जाता है, तो उसको वो फ्लूइड लगातार प्रदान करता है कि वह संकुचन, एक बार संकुचन करना, एक बार शिथिलन करना, ये इसका काम है। तो इसको ये अच्छी तरह से एफिशिएंटली कर सके। तो ये पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये कार्डियक मसल्स हैं और ये ज़िंदगी भर पूरे लाइफ यह फूलते सटकते रहेंगे। अब हम लोग इसका सीखेंगे कि एक्शन क्या है। अब यहाँ देख रहे हैं ब्लू कलर, ब्लू कलर का मतलब मैं आपको बहुत बार बोली हूँ, ये अशुद्ध रक्त है। और इधर जो लाल दिखाई है यह है आपका शुद्ध रक्त। अब ये राइट एट्रियम में वेना केवा, यानी सबसे बड़ी जो वेन है वह ऊपर के सारे मस्तिष्क के लेकर कंधे, छाती से सारा अशुद्ध रक्त यहाँ ला रहा है राइट एट्रियम में। और नीचे का शरीर का सारा वेना केवा ऑफ द लोअर बॉडी आप देख रहे हैं, तो इसका हिंदी भी यही है, वेना केवा। ऊपरी वेना केवा और निचली वेना केवा से सारा अशुद्ध रक्त राइट एट्रियम में कलेक्ट हो रहा है। जैसे ही राइट एट्रियम में ये कलेक्ट होगा, दायां अलिंद में दायां अलिंद फूल जाएगा और फूल करके यहाँ एक सीनो ऑरिकुलर नोड है। क्या है, आप लोग ध्यान से अपनी किताब में भी पढ़ेंगे, सैन बोलते हैं इसको, सीनो ऑरिकुलर नोड। ये एक पेसमेकर है, बाद में जब किसी का खराब होता है तो वहाँ पेसमेकर लगाता है। यह एक विद्युत तरंग की तरह यह एक्साइट करता है कि यह सारे मसल्स, सारे हार्ट के चैम्बर्स फंक्शन में आ जाएं। तो ये सीनो ऑरिकुलर नोड पर ही आपको मैं बता दूं कि जब भी अगर इसको धड़कन को नापना होता है और इसका चार्ट निकालना होता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं उसको, और उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आप लोग याद रखेंगे सीनो ऑरिकुलर नोड, जहाँ से वो धड़कन को बढ़ाता है, एक विद्युतीय तरंग उत्पन्न करता है, पेसमेकर भी उसे कहते हैं। वहाँ से वह रक्त को एक्साइट करता है फ्लो करने के लिए कि यह चले। अब यहाँ है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रक्त कभी उल्टी दिशा में नहीं चलेगी, वो एक ही यूनिडायरेक्शनल उसकी दिशा है, जहाँ से चलेगी तो पिछला वाला बंद हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये राइट एट्रियम में जैसे ही रक्त नीचे आया फिर ये फूल गया, ऊपर वाला साइड सिकुड़ गया और एरो से मैं दिखाई हूँ रक्त इसमें आ गया। अब यहाँ पर ये जो वाल्व कहलाते हैं वो कहलाते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और उस वाल्व से सारे रक्त नीचे आए, निलय में आए, दाएं निलय में, और ये फूल गया। जैसे ही फूलेगा तो आप समझते हैं कि वो प्रेशर अप्लाई करेगा, और प्रेशर अप्लाई करेगा ये पुल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपने सीखा कि आर्टरीज जो है वो शुद्ध रक्त का वहन करता है, लेकिन एक अपवाद है, ये पुल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, जो अशुद्ध रक्त का वहन करता है। तो आप याद रखेंगे कि पुल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है। और कहाँ ले जाती है, तो दो आप देख रहे हैं इसके ब्रांच, जो दोनों हमारा लंग्स है उसमें ये पहुंचा देता है। कैसा रक्त को पहुंचाया, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त का अर्थ क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो श्वसन, कोशिकीय श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बना है। उससे रक्त कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन बनाकर रक्त का कलर पर्पल ब्लू टाइप हो गया है, और ये लंग्स में अब ये पहुंचा दिया, दोनों लंग्स में ये पहुंचा दिया
कौन पहुंचाया? पुलमोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। ये सब इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ ये। अब लंग्स में गया। लंग्स में आप जानते हैं कि वो एल्वियोली में ट्रांसफरेंस होता है कैपिलरी से। ये कैपिलरी फॉर्म करता है केशिकाएं और सारे को एल्वियोली में डाल देता है। तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह लंग्स में चली गई और लंग्स के द्वारा वो नासिका के द्वारा बाहर हवा में छोड़ दी गई। अब इसमें एक्सचेंज हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही निकल गई, ऑक्सीजन इन हुआ, रश इन हुआ। एक बार हम लोग सांस लेते हैं, अब एक बार सांस छोड़ते हैं। फिर हम लोगों ने सांस लिया ऑक्सीजन शुद्ध, और वो पुलमोनरी वेन। अब आप सीखें कि सारे वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन केवल ये एक ऐसा वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये पुलमोनरी वेन है। और इसके अंतर्गत सारा शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजनेटेड है, जिसका रंग लाल हो गया है और ये हेमोग्लोबिन के साथ बहुत तेज़ी से ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाकर अपना रक्त का कलर लाल कर लिया है, ये अंदर आ गया। ये लेफ़्ट एट्रियम में आया, लेफ़्ट एट्रियम फूल गया, फिर ये सिकुड़ के प्रेशर डालकर नीचे की ओर, आप देख रहे हैं एरो, नीचे डाला प्रेशर और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ़्ट वेंट्रिकल की दीवार मोटी है, चूँकि उसे बहुत ताकत से काम करना पड़ता है, उसे लगातार वर्क करना है और हार्ड लेबर है, चूँकि रक्त को ऊपर की ओर ठेलना है, पंप करना है। इसके लिए इसकी दीवार काफ़ी मजबूत होती है। आप देख ही रहे हैं, ये काफ़ी मोटी बनाई गई है। और यहाँ से ये आयोटा, महाधमनी, इसे हमने इंग्लिश लिखा, चूँकि सारा इंग्लिश ही, आपको थोड़ा इंग्लिश जानना चाहिए, इसलिए मैं प्रयास करती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलती हूँ। ये महाधमनी है, आयोटा है, और इसके द्वारा सारा रक्त धक्का देकर, धक धक जो हमारा हृदय करता है उसका कारण यही है। और ये धक धक करके ये एक पुश कह सकते हैं, पुश देकर ये दीवार, ताकतवर दीवार ये पुश करती है सारे रक्त को ऊपर जाने के लिए। और ये महाधमनी के द्वारा यह सारे शरीर को ऊपर नीचे चारों तरफ अनेक ब्रांचेस होकर यह सभी को शुद्ध रक्त हर कोशिका को यह पहुंचाएगा। तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में एक सेप्टम है, डिवाइडिंग वॉल है, यानी शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त कभी भी मिक्सिंग नहीं होगा। पूरा सिस्टमैटिक है कि यह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, जब ब्लू कलर है तो डीऑक्सीजनेटेड है यानी अशुद्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, और ये शुद्ध वाला रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इनका मिक्सिंग कभी नहीं होगा। तो एफिशिएंसी हमारा हृदय का सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही उच्च, इसीलिए हम लोग मानव सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाईएस्ट है, और इसके द्वारा ये सारा आयोटा इसे सब एक एक कोशिकाओं को रक्त पहुंचाता है। इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पुलमोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? आप लोग याद रखेंगे, पुलमोनरी सर्कुलेशन। अब मैंने कहा कि एनर्जी बहुत चाहिए, तो एफिशिएंसी के लिए हमें देखना होगा कि ये एफिशिएंट कैसे है। तो इसके लिए मैंने ये चित्र आपके सामने बनाया और दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। अब आप समझें कि दो हमारे अंदर सर्कुलेशन होता है, एक पुलमोनरी सर्कुलेशन जो अभी आपने देखा, अब दूसरा जो सर्कुलेशन है, एक एक पार्ट को जो शुद्ध रक्त जाएगा और वहाँ से अशुद्ध रक्त का कलेक्शन करेगा, इसको कहते हैं सिस्टमिक। क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारे शरीर में दो सर्कुलेशन होता है, एक हृदय वाला जिसे हम पुलमोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और दूसरा जब हर अंग को शुद्ध रक्त प्रदान होता है और फिर अंग से अशुद्ध रक्त कलेक्शन होता है। इस क्रिया को या इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन हो गया, हमने 2 बार 3 बार नाम ले लिया। अब इन दोनों को मिलाकर परिवहन तंत्र का एक और नाम है सिस्टमैटिक सिस्टम। तो ये आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी सिस्टमैटिक और सिस्टमिक में लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए मैं ध्यान देकर आपको बार बार बता रही हूँ। इसको कहते हैं सिस्टमिक, विद इन द स्ट्रक्चर, यानी पूरा सिस्टम के विद इन। ये कंप्लीट को हम लोग कहेंगे सिस्टमैटिक सिस्टम।
तो ये पुल्मोनरी सर्कुलेशन और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन मिलाकर कंप्लीट होता है, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ये ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी प्रदान करता है, एनर्जी प्राप्त करता है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, और हमारा तापमान लगातार बॉडी का रेगुलेटेड रहता है। तो आप देखें कि यह जो हेड में पहुंचाया, ये कार्डियक कैरोटीड आर्टरी है, यहाँ आप देख रहे हैं कि सब हेड में गया, लंग्स में गया, सब लाल वाला पोर्शन देखिए लेफ्ट से, हेड, लंग्स, फिर इनको भी, हार्ट को भी रक्त की आवश्यकता होती है, तो रक्त इनको भी मिला। और तब ये हमारा मेसेंट्रिक हेपेटिक है जो लीवर को गया, और उसके नीचे गैस्ट्रिक और स्प्लेनिक आर्टरीज है, मेसेंट्रिक है यानी स्टोमक को, ये सबको ये रक्त पहुंचाया गया। उसके नीचे ये किडनी है, और फिर गोनड्स है, जननांग, इन सब को शुद्ध रक्त प्राप्त हुआ। इनके अंगों की जो क्रिया है वो पूरे कोऑर्डिनेशन से चलती रहती है लगातार, और इसके फलस्वरूप जब ऑक्सीजन सप्लाई हुआ तो जो कोशिकाओं ने यूज़ किया, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो उत्पन्न किया, यानी ऑक्सीजन खर्चा किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो फिर से आप साइड में देख रहे हैं, इधर गोनाडल आर्टरी है तो इधर गोनाडल वेन है, उधर रीनल आर्टरी है तो इधर रीनल वेन है, इधर हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक वेन है। और ये राइट वेंट्रिकल तो आपको पता ही है कि इसी में अशुद्ध खून है, और ये वेना केवा अभी मैं आपको बताई थी। ये पुल्मोनरी आर्टरी जो कि शुद्धिकरण के लिए रक्त को ले जाएगा, और यहाँ देखिए जुगुलर वेन जो हेड से जो गंदा खून है उसको कलेक्ट करेगा, और सारा कलेक्शन होकर एट्रियम में, राइट एट्रियम में सभी अशुद्ध रक्त आ गए जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो यहाँ कलेक्शन हो गया, और यहाँ से फिर शुद्धिकरण की यात्रा शुरू हुई। एट्रियम फूला, सिनो ऑरिकुलर नोड एक्शन में आया और विद्युत तरंग उत्पन्न किया, राइट वेंट्रिकल को सारा खून सप्लाई हो गया, और यह लेके चला पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, आप देख रहे हैं, ले गया लंग्स में शुद्ध हुआ, और शुद्ध होकर के पुल्मोनरी वेन के द्वारा सारा शुद्ध रक्त आ गया है लेफ्ट एट्रियम में। और यहाँ आप देख रहे हैं ये अयोटा लेके अब महाधमनी लेकर शुद्ध रक्त को सारे अंगों को पहुँचाने चला है। तो ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो ये एनर्जी हमको लगातार सप्लाई चाहिए हमारा तापमान मेंटेन करने के लिए, तो इसके लिए ये डबल सर्कुलेशन है। तो हम समझते हैं कि आप लोग को ये ठीक समझ आ गया होगा। फिर भी आप अच्छे से इसको दोबारा अपना चित्र बनाएंगे और अच्छे से इसको सीखेंगे। अब यह हमारा मानव हृदय है, इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। यह पसलियों के अंदर, मैंने श्वसन तंत्र में आपने देखा होगा कि दोनों लंग्स के बीच में ये छुपा हुआ है, और ये गहरे लाल रंग का ये मुट्ठी नुमा, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, मुट्ठी नुमा यह स्ट्रक्चर है। यह दोनों लंग्स इस पर ओवरलैपिंग करते रहते हैं, नीचे में भीतर में ये छुपा हुआ दिखाई पड़ता है। यह हमारा हृदय है। हृदय का काम है रक्त का शुद्धिकरण करना, सारे अशुद्ध रक्त को कलेक्ट कर लंग्स में ले जाना, और लंग्स में, फेफड़े में आदान प्रदान हो जाना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना, ऑक्सीजन का टेकअप हो जाना, रक्त का शुद्ध हो जाना, और फिर ये बाएं साइड में ये आ जाना। इन सारी बातों को अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये चैम्बर कितना है, 4। ऊपर वाले को कहते हैं ये राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद। एक एक पर हम ध्यान से आपको दिखा रहे हैं, आप देखिएगा। इधर है, इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं बायां अलिंद। क्या कहते हैं, बायां अलिंद। अब नीचे वाला देखिए, ये जो लंबा सा है ये कहलाता है राइट वेंट्रिकल। इधर है दाहिना और उधर है बायां। दाहिना में सभी अशुद्ध रक्त रहेंगे और बायां में सब शुद्ध रक्त रहेंगे। तो ये राइट वेंट्रिकल है इधर, और इधर है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो गया दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। यह थोड़ा लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ है, और यह दीवार जो है वो ज़्यादा
मोटी है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। या पसलियों के अंदर मैंने अभी बताया रहता है, ये जो मसल्स है ये कार्डियक मसल्स कहलाते हैं, यानी बहुत टफ मसल्स है जो ज़िंदगी भर यह फूलना, सटकना, संकुचन, शिथिलन जिसे कहते हैं वो होते रहता है। तो इसके लिए इसके मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और एक पेरिकार्डियम, एक बैग लाइक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर ये सुरक्षित है। मैंने ये थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया है। और इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि इसको लुब्रिकेशन, यानी जर्जर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, बूढ़ा लोग का हो जाता है, तो उसको वो फ्लूइड लगातार प्रदान करता है कि वह संकुचन, एक बार संकुचन करना, एक बार शिथिलन करना, ये इसका काम है। तो इसको ये अच्छी तरह से एफिशिएंटली कर सके। तो ये पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये कार्डियक मसल्स हैं और ये ज़िंदगी भर पूरे लाइफ यह फूलते सटकते रहेंगे। अब हम लोग इसका सीखेंगे कि एक्शन क्या है। अब यहाँ देख रहे हैं ब्लू कलर, ब्लू कलर का मतलब मैं आपको बहुत बार बोली हूँ, ये अशुद्ध रक्त है। और इधर जो लाल दिखाई है यह है आपका शुद्ध रक्त। अब ये राइट एट्रियम में वेना केवा, यानी सबसे बड़ी जो वेन है वह ऊपर के सारे मस्तिष्क के लेकर कंधे, छाती से सारा अशुद्ध रक्त यहाँ ला रहा है राइट एट्रियम में। और नीचे का शरीर का सारा वेना केवा ऑफ द लोअर बॉडी आप देख रहे हैं, तो इसका हिंदी भी यही है, वेना केवा, ऊपरी वेना केवा और निचली वेना केवा से सारा अशुद्ध रक्त राइट एट्रियम में कलेक्ट हो रहा है। जैसे ही राइट एट्रियम में ये कलेक्ट होगा, दायां अलिंद में, दायां अलिंद फूल जाएगा और फूल करके यहाँ एक सीनो ऑरिकुलर नोड है। क्या है, आप लोग ध्यान से अपनी किताब में भी पढ़ेंगे, सैन बोलते हैं इसको, सीनो ऑरिकुलर नोड। ये एक पेसमेकर है, बाद में जब किसी का खराब होता है तो वहाँ पेसमेकर लगाया जाता है। यह एक विद्युत तरंग की तरह यह एक्साइट करता है कि यह सारे मसल्स, सारे हार्ट के चैम्बर्स फंक्शन में आ जाएं। तो ये सीनो ऑरिकुलर नोड पर ही आपको मैं बता दूं कि जब भी अगर इसको धड़कन को नापना होता है और इसका चार्ट निकालना होता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं उसको, और उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आप लोग याद रखेंगे, सीनो ऑरिकुलर नोड जहाँ से वो धड़कन को बढ़ाता है, एक विद्युतीय तरंग उत्पन्न करता है, पेसमेकर भी उसे कहते हैं, वहाँ से वह रक्त को एक्साइट करता है फ्लो करने के लिए कि यह चले। अब यहाँ है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रक्त कभी उल्टी दिशा में नहीं चलेगी, वो एक ही यूनिडायरेक्शनल उसकी दिशा है, जहाँ से चलेगी तो पिछला वाला बंद हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये राइट एट्रियम में जैसे ही रक्त नीचे आया फिर ये फूल गया, ऊपर वाला साइड सिकुड़ गया और एरो से मैं दिखाई हूँ रक्त इसमें आ गया। अब यहाँ पर ये जो वाल्व कहलाते हैं वो कहलाते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और उस वाल्व से सारे रक्त नीचे आए, निलय में आए, दाएं निलय में, और ये फूल गया। जैसे ही फूलेगा तो आप समझते हैं कि वो प्रेशर अप्लाई करेगा, और प्रेशर अप्लाई करेगा ये पुल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपने सीखा कि आर्टरीज जो है वो शुद्ध रक्त का वहन करता है, लेकिन एक अपवाद है, ये पुल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, जो अशुद्ध रक्त का वहन करता है। तो आप याद रखेंगे कि पुल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है। और कहाँ ले जाती है, तो दो आप देख रहे हैं इसके ब्रांच, जो दोनों हमारा लंग्स है उसमें ये पहुंचा देता है। कैसा रक्त को पहुंचाया, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त का अर्थ क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो श्वसन, कोशिकीय श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बना है। उससे रक्त कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन बनाकर रक्त का कलर पर्पल ब्लू टाइप हो गया है, और ये लंग्स में अब ये पहुंचा दिया, दोनों लंग्स में ये पहुंचा दिया। कौन पहुंचाया, पुल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। ये सब इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ ये। अब लंग्स में गया, लंग्स में आप जानते हैं कि वो एल्वियोली में ट्रांसफरेंस होता है कैपिलरी से, ये कैपिलरी फॉर्म करता है केशिकाएं, और सारे को एल्वियोली में डाल देता है। तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह लंग्स में चली गई, और लंग्स के द्वारा वो नासिका के द्वारा बाहर हवा में छोड़ दी गई। अब इसमें एक्सचेंज हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है,
और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही निकल गई, ऑक्सीजन इन हुआ, रश इन हुआ। एक बार हम लोग सांस लेते हैं, अब एक बार सांस छोड़ते हैं। फिर हम लोगों ने सांस लिया ऑक्सीजन शुद्ध, और वो पुल्मोनरी वेन। अब आप सीखें कि सारे वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन केवल ये एक ऐसा वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये पुल्मोनरी वेन है। और इसके अंतर्गत सारा शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजनेटेड है, जिसका रंग लाल हो गया है, और ये हेमोग्लोबिन के साथ बहुत तेज़ी से ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाकर अपना रक्त का कलर लाल कर लिया है, ये अंदर आ गया। ये लेफ़्ट एट्रियम में आया, लेफ़्ट एट्रियम फूल गया, फिर ये सिकुड़ के प्रेशर डालकर नीचे की ओर, आप देख रहे हैं एरो, नीचे डाला प्रेशर, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ़्ट वेंट्रिकल की दीवार मोटी है, चूँकि उसे बहुत ताकत से काम करना पड़ता है, उसे लगातार वर्क करना है और हार्ड लेबर है, चूँकि रक्त को ऊपर की ओर ठेलना है, पंप करना है। इसके लिए इसकी दीवार काफ़ी मजबूत होती है। आप देख ही रहे हैं, ये काफ़ी मोटी बनाई गई है। और यहाँ से ये आयोटा, महाधमनी, इसे हमने इंग्लिश लिखा, चूँकि सारा इंग्लिश ही है, आपको थोड़ा इंग्लिश जानना चाहिए, इसलिए मैं प्रयास करती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलती हूँ। ये महाधमनी है, आयोटा है, और इसके द्वारा सारा रक्त धक्का देकर, धक धक जो हमारा हृदय करता है, उसका कारण यही है। और ये धक धक करके ये एक पुश कह सकते हैं, पुश देकर ये दीवार, ताकतवर दीवार ये पुश करती है सारे रक्त को ऊपर जाने के लिए। और ये महाधमनी के द्वारा यह सारे शरीर को ऊपर नीचे चारों तरफ अनेक ब्रांचेस होकर यह सभी को शुद्ध रक्त हर कोशिका को यह पहुंचाएगा। तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में एक सेप्टम है, डिवाइडिंग वॉल है, यानी शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त कभी भी मिक्सिंग नहीं होगा। पूरा सिस्टमैटिक है कि यह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, जब ब्लू कलर है तो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी अशुद्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, और ये शुद्ध वाला रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इनका मिक्सिंग कभी नहीं होगा। तो एफिशिएंसी हमारा हृदय का सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही उच्च, इसीलिए हम लोग मानव सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाईएस्ट है, और इसके द्वारा ये सारा आयोटा इसे सब एक एक कोशिकाओं को रक्त पहुंचाता है। इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? आप लोग याद रखेंगे, पुल्मोनरी सर्कुलेशन। अब मैंने कहा कि एनर्जी बहुत चाहिए, तो एफिशिएंसी के लिए हमें देखना होगा कि ये एफिशिएंट कैसे है। तो इसके लिए मैंने ये चित्र आपके सामने बनाया और दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। अब आप समझें कि दो हमारे अंदर सर्कुलेशन होता है, एक पुल्मोनरी सर्कुलेशन जो अभी आपने देखा, अब दूसरा जो सर्कुलेशन है, एक एक पार्ट को जो शुद्ध रक्त जाएगा और वहाँ से अशुद्ध रक्त का कलेक्शन करेगा, इसको कहते हैं सिस्टमिक। क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारे शरीर में दो सर्कुलेशन होता है, एक हृदय वाला जिसे हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और दूसरा जब हर अंग को शुद्ध रक्त प्रदान होता है और फिर अंग से अशुद्ध रक्त कलेक्शन होता है। इस क्रिया को या इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन हो गया, हमने 2 बार 3 बार नाम ले लिया। अब इन दोनों को मिलाकर परिवहन तंत्र का एक और नाम है सिस्टमैटिक सिस्टम। तो ये आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी सिस्टमैटिक और सिस्टमिक में लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए मैं ध्यान देकर आपको बार बार बता रही हूँ। इसको कहते हैं सिस्टमिक विद इन द स्ट्रक्चर, यानी पूरा सिस्टम के विद इन। ये कंप्लीट को हम लोग कहेंगे सिस्टमैटिक सिस्टम। तो ये पुल्मोनरी सर्कुलेशन और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन मिलाकर कंप्लीट होता है, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ये ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी प्रदान करता है, एनर्जी प्राप्त करता है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, और हमारा तापमान लगातार बॉडी का रेगुलेटेड रहता है। तो आप देखें कि यह जो हेड में पहुंचाया, ये कार्डियक कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ आप देख रहे हैं कि सब हेड में गया, लंग्स में गया, सब लाल वाला पोर्शन देखिए लेफ्ट से, हेड, लंग्स, फिर इनको भी, हार्ट को भी रक्त की आवश्यकता होती है,
तो रक्त इनको भी मिला, और तब ये हमारा मेसेंट्रिक हेपेटिक है जो लीवर को गया, और उसके नीचे गैस्ट्रिक और स्प्लेनिक आर्टरीज है, मेसेंट्रिक है यानी स्टोमक को, ये सबको ये रक्त पहुंचाया गया। उसके नीचे ये किडनी है, और फिर गोनड्स है जननांग, इन सब को शुद्ध रक्त प्राप्त हुआ। इनके अंगों की जो क्रिया है वो पूरे कोऑर्डिनेशन से चलती रहती है लगातार, और इसके फलस्वरूप जब ऑक्सीजन सप्लाई हुआ तो जो कोशिकाओं ने यूज़ किया, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो उत्पन्न किया, यानी ऑक्सीजन खर्चा किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो फिर से आप साइड में देख रहे हैं, इधर गोनाडल आर्टरी है तो इधर गोनाडल वेन है, उधर रीनल आर्टरी है तो इधर रीनल वेन है, इधर हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक वेन है, और ये राइट वेंट्रिकल तो आपको पता ही है कि इसी में अशुद्ध खून है, और ये वेना केवा अभी मैं आपको बताई थी, ये पुलमनरी आर्टरी जो कि शुद्धिकरण के लिए रक्त को ले जाएगा, और यहाँ देखिए जुगुलर वेन जो हेड से जो गंदा खून है उसको कलेक्ट करेगा, और सारा कलेक्शन होकर एट्रियम में, राइट एट्रियम में सभी अशुद्ध रक्त आ गए जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो यहाँ कलेक्शन हो गया, और यहाँ से फिर शुद्धिकरण की यात्रा शुरू हुई। एट्रियम फूला, सीनो ऑरिकुलर नोड एक्शन में आया और विद्युत तरंग उत्पन्न किया, राइट वेंट्रिकल को सारा खून सप्लाई हो गया, और यह लेके चला पुलमनरी आर्टरी के द्वारा, आप देख रहे हैं, ले गया लंग्स में शुद्ध हुआ, और शुद्ध होकर के पुलमनरी वेन के द्वारा सारा शुद्ध रक्त आ गया है लेफ्ट एट्रियम में। और यहाँ आप देख रहे हैं ये अयोटा लेके अब महाधमनी लेकर शुद्ध रक्त को सारे अंगों को पहुँचाने चला है। तो ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो ये एनर्जी हमको लगातार सप्लाई चाहिए हमारा तापमान मेंटेन करने के लिए, तो इसके लिए ये डबल सर्कुलेशन है। तो हम समझते हैं कि आप लोग को ये ठीक समझ आ गया होगा। फिर भी आप अच्छे से इसको दोबारा अपना चित्र बनाएंगे और अच्छे से इसको सीखेंगे। अब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। तरल संयोजी ऊतक रक्त है, ये क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके 4 पार्ट हैं, आप देखें। प्लाज्मा, इसमें कणिकाएं हैं, इरेथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कणिका आरबीसी, लाल रक्त कणिका रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और तीसरा है ल्यूकोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका कहलाती है। चौथा है आपका थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये पट्टिका अणु इसे हिंदी में कहते हैं। आप लोग इंग्लिश नाम याद रखिएगा, यही आप लोग को आसान होगा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि रक्त एक एक कोशिका को यह तरल पदार्थ पहुंचाता है। अब इसमें पहला नंबर है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, वह रक्त का तरल भाग है जो 55% तक है, और इसमें वो हल्का क्रीम कलर का रहता है। और इसमें क्या क्या रहता है, तो इसका अपना प्रोटीन्स है, जो ब्लड का प्रोटीन्स है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हेपारिन, ये सब इसके अंदर रहता है। इसके बाद इसमें 90% तक जल है। जल के बाद इसमें आपको मालूम है कि रक्त जो है वो सब चीज़ का वाहक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का आपने देखा कि जब ऑक्सीजन का वहन कर रहा था तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाया था, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहा था तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर है। साथ ही जो वेस्ट मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट्स, बहुत सारा पिगमेंट्स हैं, वर्णक हैं जैसे बाइलिरुबिन वगैरह, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है, इसको भी यही वहन करता है। और इसके साथ बहुत सारे जो भोजन के जो तत्व हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कुछ हद तक ये सब भी ये
कैरी करता है, तो हम कह सकते हैं। और इसमें कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह इम्पॉर्टेंट है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, ये सब बहुत ही एसेंशियल्स माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रक्त का जो तरल भाग है, प्लाज्मा, जो क्रीम कलर का है, हल्का पीला, और यह मैक्सिमम चीज़ यही वहन करता है। तो फिर से दोहरा दें कि इसका ब्लड का अपना प्रोटीन्स है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। ये सब विभिन्न कार्य को करेंगे, आगे हम देखेंगे। और इसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कैरी करना, सारे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल का कैरी करना, और जितना वेस्ट प्रोडक्ट्स है, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको, अमोनियम सॉल्ट्स को कैरी करना, और वाटर 90% तो इसमें वाटर ही है, इसको कैरी करना। और साथ में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो मुख्यतया सोडियम, पोटाशियम हमारे लाइफ के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, तो इनके क्लोराइड, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, इन सबको वहन करना इसका कार्य है। इसके बाद इसके अंदर 3 तरह की कणिकाएं हैं, आप देख रहे हैं। इरिथ्रोसाइट्स, लाल आरबीसी सेल कहते हैं इसको, लाल रक्त कणिका हिंदी में कहते हैं। यह लगभग 45% तक बहुत बड़ी मात्रा में यह रहती है, और इसमें केंद्रक नहीं रहता है, बल्कि उसमें एक बीच में हेमोग्लोबिन पिगमेंट रहता है। हेमोग्लोबिन नाम से पता चलता है कि उसमें आयरन, हेमा मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो वो आयरन प्रोटीन की बड़ी मात्रा है, और आयरन का ऑक्सीजन से संयोग बड़ा आसानी से होता है, इसीलिए वो ऑक्सीजन नेट जो है हेमोग्लोबिन बना लेता है तुरंत में। और कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन भी साथ में जब अशुद्ध हो जाता है रक्त, तो ये बना लेता है। तो रेडिली कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ये हेमोग्लोबिन का काम है, और इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमारे अंदर इरिथ्रोसाइट्स रहता है। जितना हम स्वस्थ होंगे उतना हमारा हेमोग्लोबिन का प्रतिशत अच्छा आएगा। इसके बाद आता है, ये तीसरा हमारा देख रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं की एक स्वस्थ आदमी के अंदर उतना बड़ा इसका संख्या नहीं रहता है, लेकिन जब जब बीमारियां कोई उत्पन्न होती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रोब्स के द्वारा अगर कोई हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, अकॉर्डिंगली जो है यह अपनी संख्या बढ़ाता है, और एक तरह से ये फाइटर है, ये लड़ाई करती है उन सब बैक्टीरिया से, वायरस से, और यह हमारे शरीर को स्वस्थ करती है। तो इसलिए ये प्रतिरक्षी संस्थान जो आजकल आप लोग बहुत सुन रहे हैं, इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी के लिए इसमें कणिकाएं हैं। ल्यूकोसाइट्स कुछ एमीबॉइड मूवमेंट करता है, यानी घेर करके अमीबा की तरह यह घेर लेता है बैक्टीरिया, वायरस को, और उसको मार देता है। तो ये इसका काम है। इसमें ये जो है, इसमें मुख्य जो है इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स। आप लोग नाम सुन रहे होंगे, आजकल बहुत इन सब के बारे में बातें हो रही है। ये लिम्फोसाइट्स जो है एक्चुअली यही हमारा सारे रोगों से हमको बचाने का कार्य करता है। तो ये प्रतिरक्षी संस्थान हमारा मजबूत है, उसका वजह है हमारे अंदर लिम्फोसाइट्स की कितनी मात्रा है। तो ये सारे कुछ इसका काम है। इसका इम्पॉर्टेंट काम एक हमारा प्रतिरक्षी संस्थान बनाना मजबूत, और दूसरा है जो भी बैक्टीरिया, वायरस इन्वेट करे उसको खा जाना, उसको नष्ट करना। और फिर आप देखेंगे कि कुछ कुछ घाव वगैरह में पस के रूप में भी बाहर आते रहता है। तो इस क्रिया को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इसे क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो ये 2 बात आप याद रखेंगे, एक फैगोसाइटोसिस जो बैक्टीरिया और ये कोई माइक्रोब्स ये सब अंदर आए, उनको जो मार दिया गया इनके द्वारा, इसको नष्ट किया गया, इस क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। बाद में ये पुराने छिलके जो बीमार स्किन सब है वो निकल जाते हैं, पस निकल जाते हैं, फिर नई कोशिकाएं आ जाती है, नया सब कुछ हो जाता है, ये सब इसी कारण है। और लिम्फोसाइट्स हमारे प्रतिरक्षी संस्थान को मजबूत करता है, सारे बीमारियों से हमें प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। चौथा पॉइंट है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। ये है पट्टिका अणु,
इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि अगर रक्त हमारा कहीं कट गया है वाहिनियाँ, तो रक्त बहने लगता है। रक्त का बहना सही नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक रक्त बहेगा तो हमारी कुछ विशेष परिस्थिति हो जाएगी। इसलिए रक्त का रोकना बहुत ज़रूरी है। इस क्रिया को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इसमें थ्रोम्बोसाइट्स जो है, यह प्लेटलेट्स भी इसे पट्टिका अणु कहते हैं। ये छोटी छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, और इनका काम है कि यह थ्रोम्बिन के साथ मिल करके, प्रोथ्रोम्बिन जो है उसके साथ मिल करके यह एक क्लॉटिंग का निर्माण करता है। फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, ये सब, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब इस क्रिया में भाग लेते हैं और यह एक क्लॉटिंग जालनुमा रचना बनाते हैं जिसमें सारे इरेथ्रोसाइट्स फंस जाते हैं और क्लॉटिंग हो जाती है। जिसके शरीर में ये सारे प्रोटीन्स नहीं होंगे, जिसका मैंने अभी नाम लिया फिब्रिनोजेन, फिब्रिन नेटवर्क उसे कहते हैं, वो थ्रोम्बिन ये सब उसको कन्वर्ट करता है। तो ये सब अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। और इरिथ्रोसाइट, क्योंकि वो एक क्लॉटिंग का जो नेटवर्क होता है, जालिका का निर्माण नहीं होगा, तो कैसे ये फंसेंगे। तो ये इरेथ्रोसाइट्स उसमें रुक जाते हैं उस जाल में, और इस तरह से क्लॉटिंग टेक्स प्लेस और हमारा रक्त बहना बंद हो जाता है।